इकोनॉमिक्स। भारत में कृषि, जैसे भारत के अंतरिम जो मंत्रिमंडल बना था 1947 में, कृषि एवं खाद्य मंत्री तब बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। जो अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन बनाए गए थे, तो राजेंद्र प्रसाद। और उस समय जब स्वतंत्र हुआ भारत, उस समय प्रथम कृषि मंत्री थे राव देशमुख। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री थे राव देशमुख। केंद्रीय बागवानी संस्थान 2005-06 में स्थापित हुआ था। यह मेजिफेमा एक जगह है नागालैंड में, वहीं स्थित है केंद्रीय बागवानी संस्थान मेजिफेमा नागालैंड में। ये है नागालैंड में। स्वामीनाथन जो है उनको आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, स्वामीनाथन को। कृषि योग्य भूमि देखा जाए तो अमेरिका, भारत, चीन, इन सब के पास है अच्छी मात्रा में। उर्वरक उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है, इसको देखना है। अच्छा हाँ, जो धान्य फसल होती हैं, जो कि धान्य मतलब जो खाने वाली फसलें होती हैं, जैसे धान्य में, उन फसलों में जो उर्वरक दिया जाता है वो 4:2:1 के अनुपात में दिया जाता है। जबकि जो दलहनी फसलें होती हैं उनका यह अनुपात 1:2:1। यानी दलहनी समझिए, दाल जो है 121 रुपया और खाना 421। दाल 121, खाना 421। भारत जो है उर्वरक आयात करता है जॉर्डन से, ट्यूनीशिया, सीरिया, घाना, इंडोनेशिया, इन देशों से। अच्छा, राष्ट्रीय मृदा स्थिति और उर्वरता प्रबंधन परियोजना यह कब शुरू हुई थी? राष्ट्रीय मृदा स्थिति और उर्वरता प्रबंधन परियोजना 2008 में। राष्ट्रीय मृदा स्थिति और उर्वरता प्रबंधन परियोजना 2008 में। यूरिया जो है इसमें 46% नाइट्रोजन और अमोनिया सल्फेट में 20% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरियम 46% नाइट्रोजन और अमोनिया में 20%। डीएनपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फेट, जिसे डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, डीएनपी। म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटेशियम। लवणीय तथा क्षारीय मृदा सुधार में क्या प्रयोग होता है? जिप्सम तथा पाइराइट का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा सुधार हेतु क्विक लाइम या चूना प्रयोग होता है। अगर किसी खेत में अम्ल ज़्यादा है तो उसमें चूना डालिए। बूझा चूना का सूत्र होता है क्या?
CaOH2, CaOH2 होता है बुझा चूना। नीली हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और अजोला ये नामक फर्न होते हैं। नीली हरी शैवाल फर्न है, साइनोबैक्टीरिया फर्न है और अजोला फर्न है। कुछ जैव उर्वरक के धान के खेत में ये सब प्रयोग किए जाते हैं। एजोटोबैक्टर नामक जैव उर्वरक का प्रयोग खाद्यान्न, तिलहन, नकदी गलत हो, शुद्ध शब्द होता है नकदी फसलों में। अच्छा, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र यह गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। इम्पोर्टेंट। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, यह भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, यह फरीदाबाद यानी हरियाणा में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद। अच्छा, अगर देखा जाए कृषि योग्य भूमि विश्व में, तो सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि जो है, यानी कंट्री विद लार्जेस्ट अरेबल लैंड, तो वो भारत है इस समय, फिर USA, फिर चीन। अगर प्रतिशतता में देखा जाए तो बांग्लादेश पहले स्थान पे है और फिर डेनमार्क है। क्षेत्रफल में भारत USA है और प्रतिशतता में बांग्लादेश, डेनमार्क। और भारत जो प्रतिशतता का स्तर है खेती योग्य भूमि, वो 5वें स्थान पर है। 52.8% भारत की भूमि जो है वो कृषि योग्य है। कितना? 52.8% भारत की भूमि जो है कृषि योग्य है। 1 हेक्टेयर से कम को सीमांत कहा जाता है, जानते हैं हम लोग। जैसे कुछ फसल ऐसे होते हैं जिनको कवरिंग कहा जाता है, कवर क्रॉप्स। ये जो है भूमि को ढक कर रखती हैं और भूमि को क्षरण से बचाती हैं, यानी मृदा जो अपरदन होता है, इनके होने से मृदा अपरदन नहीं होता है। ये ऐसी फसलें हैं जैसे उर्द, मूंगफली, पैराग्रास, शकरकंद, लोबिया। ये सब जो है मृदा के जो कटाव होते हैं उसको कम करते हैं। उड़द, मूंगफली, पैराग्रास, शकरकंद, लोबिया। काउंटूर क्रॉप होता है ना, समोच्च रेखाओं पर इन खेती किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है भूमि तथा जल संरक्षण करना। काउंटूर क्रॉप्स। फिर बॉर्डर गार्ड क्रॉप्स कहते हैं, ये चने के खेत के चारों ओर कुसुम यानी बर्रे इसी उद्देश्य से लगाए जाते हैं। कैश क्रॉप उनको कहा जाता है, इसे बिक्री कर तुरंत मुद्रा प्राप्त किया जाता है। तो जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, ये सब कैश क्रॉप हैं। एक दो शब्द होता है, यहाँ समझने वाली बात है। एक होता है कॉमर्शियल क्रॉप, अब एक होता है कैश क्रॉप। तो जो कॉमर्शियल क्रॉप्स होता है उसमें होता है कपास, तंबाकू, गन्ना। इनका जो उत्पादन किया जाता है आमदनी के ख्याल से किया जाता है, मतलब आमदनी अपना बढ़ाने के लिए। तो जो कपास है और तंबाकू है और गन्ना, ये कैश क्रॉप भी हैं और कॉमर्शियल क्रॉप भी हैं, दोनों हैं, कपास, तंबाकू, गन्ना। लेकिन जो जूट है यह केवल कैश क्रॉप ही है, और तीनों तो दोनों हैं।
लेकिन इसमें जूट जो है केवल कैश है। जूट, अब जूट कोई लेना चाहिए, कैश दीजिए तभी आपको जूट मिलेगा, समझिए याद करने। फिर एक कैच या इमरजेंसी क्रॉप होता है, तो जैसे मूंग, उर्द, लोबिया, प्याज, मूली, ये सब। एनर्जी क्रॉप्स होते हैं, जैसे इनसे अल्कोहल बनाया जाता है, आलू, गन्ना, मक्का, टेपियोका, ये केरल में काफ़ी होता है टेपियोका। टेपियोका केरल में होता है अच्छा खासा। गन्ना है इमरजेंसी क्रॉप्स, आलू एनर्जी क्रॉप्स है, गन्ना है, आलू भी एनर्जी, गन्ना से इथेनॉल बनता है, आलू से भी बनता है, जट्रोपा से बनता है, इन सब से तेल बनाए जाते हैं ना, मक्का से बनता है। खरीफ ऋतु की फसलें कैसे हैं, जैसे कपास है, जूट, अरहर, उर्द। इसमें से खरीफ में ध्यान रखना है, कपास जो है खरीफ है, मूंगफली भी खरीफ है, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी, ये सब खरीफ है। कपास, देखिए पास, खरा कोई चीज़ अगर खरा खरा है तो उसके लोग पास नहीं जाएंगे, तो कपास नहीं जाएंगे, उसको उसको मुंह लगाना किसी से अच्छा नहीं लगता है, तो मूंगफली हो गया। सो उसके सामने जो खरा खरा रहेगा उसके सामने कितना बीन बजाओ वो प्रभावित नहीं होगा, और उसके सामने चाहे जितना मुख करके बात करो वो अपने धुन में रमा रहता है। तो उसके चाहे मुखी तुम्हारा चाहे बहुमुखी हो चाहे एक मुखी हो, अगर कोई खरा आदमी है तो एक ही बात को मानता है। तो कपास, सूर्यमुखी, सोयाबीन और मूंगफली, ये लोग जो हैं खरीफ ऋतु की फसलें हैं। रबी की फसलें हैं तंबाकू, रबी बहुत तंबाकू खाता है, और रबी को तंबाकू खाया इसीलिए उसको सींग निकल आया। बरसीम, गन्ना, गेहूँ, लूसर्न, इसमें ध्यान रखना लूसर्न भी खरीफ है, ये रबी है, लूसर्न रबी है। और जो खरीफ ऋतु की फसलें होती हैं ये शॉर्ट डे पौधे होते हैं। खरीफ जो है खरा खरा है तो शॉर्ट डे रहेगा, और रबी लॉन्ग डे होते हैं। रबी जो होता है लॉन्ग है, रबी कैसा है, लंबा है, लॉन्ग है, और खरा खरा जो है वो शॉर्ट है। 22 में भारत में जो सिंचित क्षेत्र है वो 22.6% है। विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है भारत के ही पास है 22%, चीन के पास है दूसरे नंबर पर। अब आ जाइए, इम्पोर्टेंट है बीज प्रौद्योगिकी, सीड टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं। 63 में राष्ट्रीय बीज निगम बना था, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम 63 में, और बीज अधिनियम फिर 66 में आया। अब इसमें कई प्रकार के बीजों का एक कैटेगरीज होते हैं, उनको देखना है। जैसे एक होता है प्रजनक बीज, जिसे हम लोग ब्रीडर्स सीड कहते हैं। ये जो है प्रजनक बीज, ये जिस संस्थान द्वारा पैदा किया जाता है उससे सीधा संबंधित होते हैं प्रजनक बीज। इसमें सबसे अधिक आनुवांशिक शुद्धता यानी जेनेटिक प्योरिटी इसी में सबसे अच्छी होती है। पूछ सकता है कि जेनेटिक प्योरिटी किस बीज में सर्वाधिक होती है, तो प्रजनक बीज में जेनेटिकली सबसे अच्छा बीज यही होता है, प्रजनक, क्योंकि इसमें काफ़ी प्योरिटी होती है। फिर दूसरे नंबर पर होता है आधार बीज, जिसे हम लोग फाउंडेशन सीड्स के नाम से जानते हैं। यह जो है उत्पादन चक्र की दूसरी अवस्था का बीज होता है, और आधार बीज जो तैयार किए जाते हैं वो प्रजनक बीज से ही आधार बीज तैयार होते हैं। किससे? प्रजनक बीज से ही आधार बीज तैयार किया जाता है।
जैसे आधार बीज तैयार करते हैं राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम, और मतलब इन लोगों को उत्तरदायित्व दिया गया है। इनमें भी आनुवंशिक गुण और शुद्धता बनी रहती है, आधार बीज में भी। तो प्रजनक बीज के से ही आधार बीज बनता है। फिर होता है पंजीकृत बीज, जिसे हम लोग रजिस्टर्ड सीड के नाम से जानते हैं। रजिस्टर सीड क्या होता है? तो रजिस्टर सीड, ये जो है रजिस्टर सीड जो होते हैं, यह बीज आधार बीज से तैयार किए जाते हैं। यानी जो फाउंडेशन वाला बीज होते हैं उनसे ही पंजीकृत बीज तैयार किए जाते हैं, किंतु इनका उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में होता है। ये आवश्यक है, इन्हीं की देखरेख में होता है ये जो बीज। कौन से बीज? पंजीकृत रजिस्टर्ड बीज, ताकि इनमें आनुवंशिक गुणों व शुद्धता पर विशेष मानकों के अनुसार बनाए रखा जा सके। फिर होता है प्रमाणित बीज, प्रमाणित जिसे हम लोग सर्टिफाइड सीड के नाम से जानते हैं। प्रमाणित बीज व्यावसायिक रूप से खेती के लिए काम आने वाले बीज की अंतिम अवस्था है। ये बीज पंजीकृत या आधार बीज से तैयार किए जाते हैं। प्रमाणित, कभी कभी प्रमाणित बीज पंजीकृत बीज से भी तैयार किए जाते हैं, और कभी कभी इनका आधार बीज से ये तैयार होते हैं। दोनों से हो सकते हैं कहने का मतलब। फिर होता है एक संकर बीज, जिसे हम लोग हाइब्रिड बीज। ऐसे बीजों को हर साल बदलना पड़ता है, क्योंकि ये जब दो या दो से अधिक स्वपरागित फसलों या शुद्ध वंशाक्रमों के संकरण से पहली पीढ़ी यानी F1 के बीज का प्रयोग फसल उत्पादन के लिए करते हैं। ऐसे ही बीजों को संकर बीज कहते हैं। फिर संश्लिष्ट तथा मिश्रित सिंथेटिक एंड कंपोजिट सीड्स होते हैं। ये क्लोन से होते हैं, जैसे गन्ना, आलू मुक्त परागित फसलों से क्लोन से तैयार किए जाते हैं संश्लिष्ट सिंथेटिक सीड। इनका अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस पार्थक्य में मुक्त परागण ओपन पॉलिनेशन द्वारा होता है। फिर होता है कृत्रिम बीज, आर्टिफिशियल सीड। कृत्रिम बीज जेल के मनके होते हैं, जिनमें कायिक भ्रूण, सोमैटिक एम्ब्रॉय या प्ररोह आँख सूट बब आवश्यक होता है। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज होता है, जब किसी पौधे के प्राकृतिक जीन में कृत्रिम उपायों द्वारा उसकी मूल संरचना को परिवर्तन कर दिया जाता है, तो ऐसे ही बीज को जीन बीज जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज कहते हैं। फिर ट्रांसजेनिक सीड्स होते हैं, वह बीज जिसके प्राकृतिक जीन में कृत्रिम उपायों द्वारा किसी दूसरे पौधे या जंतु के जीन का भाग जोड़ दिया जाता है, पराजीनी बीज कहलाता है। इनका उद्देश्य किसी विशिष्ट गुण या क्षमता का विकास करना होता है। अब ट्रांसजेनिक में किसी खास जीन को जोड़ दिया जाता है ट्रांसजेनिक में। नेफेड क्या है? नेफेड तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेफेड कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है। पूछता है नेफेड का स्थापना कब हुई थी? तो यह 1974 में हुई थी नेफेड। फिर राज्य सहकारी विपणन समितियां होती हैं, यह राज्य स्तर पर कार्यशील निकाय होती हैं। फिर केंद्रीय विपणन समितियां होती हैं। केंद्रीय विपणन जो समितियां होती हैं, इनका कार्य क्षेत्र, जिला तथा अंतर जिला व्यापार होता है। यानी जो केंद्रीय विपणन समितियां होती हैं, ये जिला स्तर पर कार्य करती हैं। फिर प्राथमिक विपणन समितियां होती हैं, ये मंडियों अथवा थोक संग्रह केंद्रों पर कार्य करती हैं, प्राथमिक। फिर ट्राइफेड क्या है?
तो जनजाति लोगों का शोषण करने वाली निजी व्यवसाय से छुटकारा दिलाने के लिए इसका गठन किया गया था 87 में। अब पूछता है ट्राइफेड कब बना, तो 87 में बना था 1900। किसके लिए, तो जनजाति जो लोगों को उपज होती है उनकी सही बिक्री मात्रा, उनको सही रेट दिलाने के लिए इनका स्थापना किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है ये, जिसे हम नाम के नाम से NIAM के नाम से जानते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग नेम, ये कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जयपुर में है। अब जैसे कीमत, एग्रीकल्चर प्राइस एंड पॉलिसी क्या होती है? तो कीमत, जैसे कीमतें किसे कहते हैं? या अल्पकालीन जो मंडी कीमत होती है ना, ये अल्पकालीन होती है। कारण क्या है, एक मंडी में देखिए तो कीमतें बदलती रहती हैं, आज कुछ है कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। तो ये अल्पकालिक होती हैं मंडी की कीमतें। सामान्य कीमतें जो कही जाती हैं वो दीर्घकालीन होती हैं, इनकी प्रवृत्ति जो होती है दीर्घकालीन होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादों के लिए एक प्रकार की बीमा कीमत होती है। वसूली कीमत क्या है, जिसे हम लोग परचेजिंग प्राइस कहते हैं, वसूली खरीद मूल्य। तो वसूली खरीद से आशय है कि उस कीमत से होता है जिस कीमत पर सरकार जो है, यानी उचित कीमत की दुकानों से खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए मंडी में कृषकों तथा व्यापारियों से उनकी उपज क्रय करती है। मतलब सरकार कहती है कि आप मंडी में लाइए, हम आपको उचित कीमत पर आपका फसल अब खरीदेंगे यानी क्रय करेंगे। तो वही है वसूली खरीद मूल्य, परचेजिंग प्राइस, जिससे कि कमज़ोर वर्ग को उचित कीमतों पर न्यूनतम आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। फिर होता है निगमन आवंटन मूल्य, इशू प्राइस जिसे कहते हैं। इशू प्राइस जिस कीमत पर सरकार खाद्यान्न आदि वस्तुएं उपभोक्ताओं को उचित कीमत की दुकानों से उपलब्ध कराती है, वही इशू प्राइस होता है। मतलब उपभोक्ता के लिए होता है। निगमन जो आवंटन मूल्य होता है उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुओं को दिलाने के लिए। वह उस खाद्यान्न को निर्गम आवंटन ये सब करती है। साधारणतया जो होता है वो क्रय कीमत से कम होती है। फिर कई प्रकार की लागत होती है, जैसे C2 लागत। C2 लागत में वास्तविक मालिक द्वारा उत्पादन में वहन किए गए नकद और वस्तु रूप में सभी वास्तविक खर्चे तथा पट्टे पर ली गई जमीन के लिए अदा किया किराया और पारिवारिक श्रम का लगाया गया मूल्य तथा स्वाधिकृत पूंजी परिसंपत्तियों जमीन को छोड़कर के मूल्य पर ब्याज और स्वाधिकृत जमीन का किराया शामिल होता है। ये होता है C2 प्राइस। फिर C3 प्राइस होता है C2 प्लस किसानों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक का हिसाब लगाने के लिए C2 का लागत 10% जोड़ा जाता है। C3 में लागत का 10% जोड़ा जाता है। M स्वामीनाथन की अध्यक्षता में उपजों पर भारित औसत लागत का न्यूनतम 50% प्रतिफल उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया था। स्वामीनाथन की अध्यक्षता, कितना प्रतिशत? 50। फिर गन्ना की कीमत होती है उचित लाभ कर यानी FRP या राज्य परामर्श मूल्य SAP से जो भी अधिक होगा उसका भुगतान करते हैं, यानी SRP और SAP ये जो गन्ना के लिए निर्धारित होता है। कैप क्या होता है? CACP जिसे कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, 1965 में बना। फिर दिल्ली में
मुख्यालय है। और 1965 में तो बना था ये कैब, और 1985 में बदलकर इसका नाम CACP कर दिया गया है, एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन कर दिया गया। पहले इसका नाम था दूसरा, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था 65 में, लेकिन 85 में जब इसका नाम बदला गया तो ये हो गया CACP, यानी एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, नई दिल्ली में है। खाद्यान्न बफर स्टॉक का मानदंड वर्ष में 4 बार निर्धारित होता है, एक वर्ष में 4 बार। PDS क्या होता है? 1950 से ये लागू किया गया है भारत में PDS, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है। कहाँ कहाँ से? तो राशन या सरकारी सस्ते के गल्ले की जो दुकानें होती हैं वहाँ से, सहकारी उपभोक्ता भंडार से, नियंत्रित उपभोक्ता भंडार से, नियंत्रित कपड़ों की दुकान से, सुपर बाजार से, मिट्टी के तेल विक्रय की दुकानों एवं सॉफ्ट कोकड़ियों से, इन सब से होता है। नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? 92 में आया नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 97 में लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना आया। 2000 में अंत्योदय अन्न शुरू हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 में आया था। फिर ऋण क्या होते हैं? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, 3 प्रकार के ऋण होते हैं ना। तो जो 15 माह से कम होता है ऋण, उसे अल्पकालीन कहते हैं। जो 15 माह से 5 वर्ष के लिए होता है उसे मध्यकालीन ऋण कहते हैं, और जो 5 वर्ष से अधिक होता है उसे दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में आया। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्व सहायता समूह 92 में शुरू हुआ। पूछता है सेल्फ हेल्प ग्रुप ये सब जो योजना है कब शुरू हुआ? तो 92 में। देखिए, सहकारी जो होती हैं भारत में 3 स्तर पर राज्य सहकारी बैंक कार्य करते हैं। पहला तो है राज्य सहकारी बैंक, जो कि संबंधित राज्य में शीर्ष संस्था होती है। इसके बाद केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, यह जो है जिला स्तर पर, और तथा ग्राम स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं। प्राथमिक सहकारी समितियां कृषकों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं। कौन अल्पकालीन और मध्यकालीन? तो प्राथमिक सहकारी समितियां जो होती हैं। भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। अब पूछता है कि ऋण जो दीर्घकालीन ऋण होता है कौन देता है? तो ये भूमि विकास बैंक ही देती है। देखिए, ऐसे याद करिए कि भूमि जो होता है बहुत जल्दी इसकी खरीद फरोख्त नहीं होता है, तो दीर्घकालीन होता है। राज्य सरकारें कृषकों को तकावी ऋण भी प्रदान करती हैं, मतलब फ्यूचर के लिए जो ऋण होता तकावी कहा जाता है। भारत में सहकारी साख संगठन का स्वरूप कैसा है? तो संघीय है। भारत में सहकारी संघीय है। अच्छा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 75 में जो बना था, नरसिंघम जो समिति थी इसी के सुझाव पर बनी थी। पूछता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके सुझाव पर बनी? तो नरसिंघम समिति के सुझाव पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनी। और गोवा और सिक्किम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। कहाँ पर? न तो गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और न सिक्किम में ही है। 1987 में विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर
नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई। मतलब विजय केलकर ने ये कहा कि जो आप इतना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित कर रहे हैं राज्यों में, इस पर रोक लगा, मतलब इनका सुझाव था कि इस पर रोक लगाइए, इससे नुकसान है। तो पूछता है कि किसके सुझाव पर नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई, तो वो है विजय केलकर समिति। और वैसे तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो स्थापित हुआ वो नरसिंहन की सिफारिश पर। ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि, इसको RIDF के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र के लिए विशेष ऋण उपलब्ध कराना। यानी जो RIDF होता है यह कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराती है और इसकी स्थापना नाबार्ड के अंतर्गत की गई है। यानी ये जो सब्सिडरी है वो नाबार्ड की है। RIDF 1995 में ये बना। RIDF पूछता है कि RIDF कब बना? ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि कब बना? तो 95 में बना। इसके बाद प्रत्येक बजट, मतलब बजट से इसमें पैसा अलॉट किया जाता है। भूमि विकास बैंक भारत में सर्वप्रथम कहाँ बना, स्थापित हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। 1929 में मद्रास में स्थापित हुआ था भूमि विकास बैंक सर्वप्रथम। यह बैंक कृषकों को दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यानी पहला भूमि विकास बैंक कहाँ बना? मद्रास में बना। कब कब बना? 1929 में बना। स्वाभिमान एक योजना आई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। पूछ लेगा स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, तो यानी ग्राम स्तर पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। स्वाभिमान योजना का 11 में शुरू हुआ था दिल्ली से। विशिष्ट फसल एक होता है, तो ये विशिष्ट स्पेशलाइज्ड जिसे फार्मिंग कहते हैं, इसमें किसी एक ही फसल को उत्पादन किया जाता है। विशिष्ट में 50% आय जिस फसल से, जिन क्रॉप्स से 50 या उससे अधिक आय होती है उसे विशिष्ट फसल की श्रेणी में शामिल करते हैं। जैसे चाय, कहवा के जैसे कई लोग होते हैं ना, उनकी आय का मुख्य स्रोत कोई खास फसल होती है 50 से अधिक, तो ऐसे लोग जो खेती करते हैं उन्हें स्पेशलाइज्ड या विशिष्ट खेती की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे रबर बागान के मालिक होते हैं, गन्ना, कई लोग होते हैं गन्ना ही खेती करते हैं, कई लोग रबर ही हैं, जैसे कहवा है, चाय है, ये सब क्या है, ये सब जो फसलें आती हैं विशिष्ट खेती के अंतर्गत आती हैं। और फिर होता है बहु प्रकार की खेती, जैसे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कहते हैं, इसमें कई प्रकार की फसलें शामिल किया जाता है। फिर मिश्रित खेती होती है। मिश्रित खेती में जैसे फसलों के उत्पादन के साथ साथ इसमें पशुपालन, डेयरी, इन सबको भी सम्मिलित करते हैं। शुष्क खेती कहाँ? जहाँ शुष्क खेती वहाँ होगी जहाँ वर्षा जो होगी वो 20 सेंटीमीटर से कम होती है, इंच से कम होती है, तो वहाँ पे जो खेती की जाती है उसे शुष्क खेती कहते हैं, 20 सेंटीमीटर CM से कम। रैंचिंग खेती होती है। रैंचिंग मतलब प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशु, भेड़, बकरी आदि को चराना ही। रेंच मतलब होता है ना चराना, तो उसी को रेंचिंग, मतलब परती जो गांव कहते हैं, परती ज़मीन छोड़ दिया गया, उसी को रेंचिंग कहते हैं। पूंजीवादी खेती होती है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन में है ये सब। जैसे भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागान में यह प्रणाली पाई जाती है। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। फिर निगमित खेती होती है, कारपोरेट फार्मिंग, जैसे एक निगम द्वारा इसमें किया जाता है खेती। जैसे भारत में है तो महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर, तमिलनाडु में, चेन्नई के कुछ क्षेत्रों पर ये निगमित यानी कारपोरेटिव जो फार्मिंग होती है
अपनाई जाती है। फिर सामूहिक खेती होती है, फिर कई प्रकार की और खेती होती है। भारत दूध उत्पादन में पहला है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब आया था? 2005 में आया था राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय कार्बनिक या जैविक खेती यह परियोजना कब शुरू हुई? राष्ट्रीय कार्बनिक या जैविक खेती परियोजना कब शुरू हुई? तो यह परियोजना 2004 में 10वीं जो पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए लागू की गई थी। इसके तहत ही गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की स्थापना की गई थी और इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु, भुवनेश्वर, हिसार, इम्फाल, जबलपुर और नागपुर में स्थापित किए गए थे। जैव उर्वरक उत्पादन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र ये सब हैं। भारत में जैविक कपास के उत्पादन में जो भारत है वो शीर्ष स्थान मतलब प्रथम स्थान पर है। जैविक कपास के उत्पादन में भारत प्रथम है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY क्या है? तो 16/2007 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ 2007 में किया गया था। कापार्ट क्या है? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, कापार्ट इसे कहते हैं। कब बना था? पूछता है कापार्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था कापार्ट। यह जो है कापार्ट जो है दिल्ली में है इसका केंद्र। पूछता है कापार्ट मतलब मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। कब? 86 में 1900। जो कापार्ट का मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन देना और उसमें मदद करना है। ग्रामीण समृद्धि के लिए कापार्ट इस देखिए फुल फॉर्म है, काउंसिल है किसके लिए? एडवांसमेंट ऑफ पीपुल के एडवांसमेंट के लिए। एक्शन एंड मतलब कार्य भी करेगा एंड रूरल टेक्नोलॉजी है मतलब गांव क्षेत्रीय टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा। कापार्ट का एक जैसे इसकी केंद्र लखनऊ में भी है कापार्ट का। अच्छा, ग्राम ज्ञान केंद्र यानी VKC विलेज नॉलेज सेंटर की शुरुआत कापार्ट ने ही की थी। पूछ लेगा कि VKC यानी विलेज नॉलेज सेंटर की शुरुआत किसने की थी? विलेज नॉलेज सेंटर की शुरुआत कापार्ट ने की थी, ग्राम ज्ञान केंद्र ने ही की थी। आत्मा क्या है? तो आत्मा एक जो है ये कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी है। आत्मा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। आत्मा का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस योजना पर केंद्र सरकार का कुल खर्च का 90% तथा राज्य सरकार 10% वहन करती है। आत्मा में यह जो है किसानों एवं ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर की प्रशासकीय इकाइयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ जोड़कर इसमें यह होता है। RIDF तो पढ़े ही थे, नाबार्ड की सब्सिडरी है ये, 95 में स्थापित हुआ। भारत में जो है कृषि क्रांतियाँ आई हैं। जैसे भारत में कृषि का वैज्ञानिकीकरण जो गन्ना, कपास, तंबाकू इन सब का व्यवसायीकरण के साथ शुरू हुआ। तो MO ह्यूम के आग्रह पर लॉर्ड मेयो ने 1871 में कृषि राजस्व और वाणिज्य के एक संयुक्त विभाग की स्थापना की और अकाल आयोग 1880 में बना और 1881 में कृषि का एक अलग
केंद्रीय विभाग खोला गया? कब केंद्रीय विभाग खोला गया कृषि के लिए एक अलग? तो 1881 में। अकाल आयोग कब बना? 1880 में। A.O. ह्यूम के आग्रह पर लॉर्ड मेयो ने 1871 में कृषि राजस्व और वाणिज्य के एक संयुक्त विभाग की स्थापना की। 1871 में। IARI क्या है? तब इसमें A.O. ह्यूम जो है उनके आग्रह पर किया गया 1871 में। मेयो ने किया क्या? राजस्व और वाणिज्य का एक संयुक्त विभाग बना। फिर अकाल आयोग बना 1880 में। फिर कृषि के लिए एक अलग केंद्रीय विभाग खोला गया 1881 में। IARI क्या फुल फॉर्म है? तो ये है इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह जो बना था IARI 1905 में बिहार के पूसा में लॉर्ड कर्जन ने बनाया था। बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इम्पीरियल की जगह इंडियन शब्द इसमें कर दिया गया और इंडियन फिर हो गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और 1958 में इसे विश्वविद्यालय की मान्यता दे दी गई। IARI। ICAR क्या है? तो रॉयल, ये जो है लॉर्ड लिनलिथगो था, उसी ने ही 1926 में ICAR को स्थापित किया था। तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ था ना 26 में। इसी जो कमीशन था इसी की सलाह पर 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्ला और प्रथम सचिव S.A. हिदारी थे। फिर जॉइंट इंडो अमेरिकन टीम के सलाह पर 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई पंतनगर उत्तराखंड में। तो पूछता है कि उत्तराखंड वाला जो बना था 60 में बना था। हरित क्रांति 68 में आया। ये जो विलियम गॉड ने ही हरित क्रांति शब्द दिया था। कौन? विलियम गॉड ने। श्वेत क्रांति 70 में आया। फिर द्वितीय चरण इसका 85 में शुरू हुआ श्वेत क्रांति का। फिर कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम खनिज तेल इस सब से संबंधित है। रजत क्रांति मुर्गियों तथा अंडा मांस के उत्पादन से है। धूसर क्रांति उर्वरक से है। सुनहरी क्रांति बागवानी से है। इंद्रधनुषी क्रांति जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। अब पूछता है कि नई राष्ट्रीय कृषि नीति कब आया? तो सन 2000 में आया। और नई कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया, जिसमें सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांतियों जैसे हरित क्रांति, श्वेत, पीली, नीली, लाल, सुनहरी, गुलाबी, भूरी, धूसर, रजत, इन सब को एक श्रृंखला क्रांति के रूप में सम्मिलित किया गया और इसी को ही इंद्रधनुषी या सतरंगी क्रांति कहा गया 2000 में। फिर दूसरी हरित क्रांति आई 2006 के आसपास। अब आ जाइए भारत में जो है प्रथम औद्योगिक नीति 1906 अप्रैल 1948 को उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। अच्छा, 1854 में ही ढेबर थे, CN ढेबर, इन्होंने ही प्रथम बार मुंबई में सूती मिल की स्थापना की थी 1854 में। अब ये है भारत में का औद्योगिक
एवं विकास क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो सिंदरी जो फर्टिलाइजर्स है, चितरंजन लोकोमोटिव्स है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, केबल फैक्ट्री, ये सब जो है कौन से पंचवर्षीय योजना में बनी थी? तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी उसी में ही ये बनी थी। सिंदरी, चितरंजन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये सब बना था। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये जो संयंत्र बने ये सब किस पंचवर्षीय योजना में बने? भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। तो जो दूसरी क्रांति पंचवर्षीय थी उसी में 24 जुलाई 1991 को सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति की घोषणा की थी, यानी जुलाई 1991 में, 24 जुलाई 1991 में। सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न तथा मिनी रत्न श्रेणी से विभक्त करने की अवधारणा कब आई? कौन सी पंचवर्षीय योजना में? ये जो नवरत्न और मिनी रत्न वाला कॉन्सेप्ट है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था? तो 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसी में। किस औद्योगिक नीति में लघु क्षेत्र को 3 वर्गों में रखा गया था? तो औद्योगिक नीति जो 1977 थी इसी में एमएसएमई जो 3 भागों में विभक्त हुआ, स्मॉल, मीडियम, माइक्रो। औद्योगिक नीति जो 77 की थी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक लघु उद्योगों की उपयोगी भूमिका पर महत्वपूर्ण रचना है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुमाखरन की है। सरकार द्वारा महारत्न योजना कब शुरू हुई? तो 2009 में। फिर भारत में दुर्गापुर जो संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई? तो ब्रिटेन दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से। और रेणुकूट जो हिंडाल्को है यह जो है अमेरिका के सहयोग से। भारत में प्रथम ट्रेड पॉइंट दिल्ली में बना था। प्रथम सूती वस्त्र कब बना था? 1818 फोर्ट ग्लास्टर में। कागज मिल कब स्थापित हुई? प्रथम 1832 श्रीरामपुर बंगाल में। चीनी उद्योग कब बना? प्रथम 1840 में बेतिया बिहार में चीनी। सीमेंट उद्योग प्रथम 1854 चेन्नई में। जूट उद्योग 1859 रिसरा पंजाब में। लौह इस्पात 1870 कुल्टी बंगाल में। ऊनी वस्त्र 1876 कानपुर में। कृत्रिम रेशा रेयान 1920 त्रावणकोर में केरल। एल्युमिनियम 1937 जेके नगर। और भारी इंजीनियरिंग 1958 रांची में। तो सूती वस्त्र 1818, कागज 1832, चीनी उद्योग 1840, सीमेंट 1854, जूट 1859, लौह इस्पात 1870, ऊनी वस्त्र 1876, कृत्रिम रेशा 1920, एल्युमिनियम 1937, भारी इंजीनियरिंग 1958। रासायनिक उर्वरकों की दृष्टि से भारत में आत्मनिर्भर नहीं है। कंपनी द्वारा लाभांश की जो घोषणा की जाती है वो अभिदत्त पूंजी यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर की जाती है। आबिद हुसैन समिति बनी थी लघु उद्योगों पर 95 में। नायक समिति बनी थी लघु उद्योगों पर, यानी जो लघु उद्योग की रुग्णता है, सिकनेस, उसी पर बनी थी ये
नायक समिति। पूछता है नायक समिति किससे संबंधित है, तो लघु उद्योगों से। आबिद हुसैन लघु उद्योगों से। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, जिसे हम लोग MRTP के नाम से जानते हैं, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP, जो कि केसी दास गुप्त आयोग 1964 की सिफारिश पर 1970 में लागू हुआ था। SBS राघवन समिति 2002 के सुझाव पर समाप्त कर दिया गया। MRTP के स्थान पर 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बना था, CCI जिसे कहते हैं। यानी CCI जो स्थान लिया था MRTP का ही। MRTP का स्थान कौन लिया, CCI ने। जो सलेम, ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसी में ही जो ये बना था कारखाना कुछ बने, जैसे सलेम में कारखाना बना था, सलेम मतलब तमिलनाडु। विजयनगर जो कर्नाटक में है, वहाँ कारखाना स्थापित हुआ था इस्पात का। विशाखापत्तनम में जो इस्पात कारखाना बना था, ये सब चौथी पंचवर्षीय योजना में बने थे, सलेम, विजयनगर, विशाखापत्तनम। जबकि बोकारो जो बना था 1966 में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में। देखिए बोकारो 3 शब्द है ना, बोकारो तीसरी में आ गया। बाकी ये जो सलेम, विजयनगर, विशाखापत्तनम है, ये सब चौथी पंचवर्षीय योजना में। सेल की स्थापना SAIL, जिसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, यह 74 में। और देश का प्रथम एल्यूमिना संयंत्र JK नगर 37 में बना। फिर नालको, हीराकुंड अपने समय की, ये सब है। वस्त्र उद्योग क्या है, तो भारत अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग कृषि के बाद दूसरा स्थान है। आधुनिक प्रथम स्तर सूती कपड़ा जो मिल बना था 1818, फोर्ट ग्लास्टर। फिर द्वितीय मिल जो बनी थी बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी नाम थी, 1854 में, कवासजी एंड डाबर के द्वारा। कब, 1854 में। कपास उत्पादन भारत दूसरा है। कुटीर उद्योग में, जब जैसे कुटीर उद्योग किसे कहेंगे, तो जहाँ 10 लोग या उससे कम लोग कार्य करते हैं, ऐसे उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। बाल्को जो है 1965 में सोवियत संघ के सहयोग से बना, बाल्को। देश का प्रथम जूट कारखाना ऑकलैंड द्वारा 1859 में कोलकाता के निकट एक स्थान है रिसरा, वहीं पर। ये पूछेगा, कंफ्यूज कराएगा, तो कब है, 1859 है, ध्यान रखना है, 1859। फिर मुगल शासकों ने बंगाल तथा कश्मीर में रेशम उद्योग को प्रश्रय प्रदान किया था। किन देश में जो रेशम का आधुनिक कारखाना बना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1832 में हावड़ा में प्रारंभ किया गया। फिर इसके बाद नए कारखाने कर्नाटक में लगे, कश्मीर में भी खोले गए थे रेशम के कारखाने। तो अगर पूछेगा तो हावड़ा में जो रेशम कारखाना बना था, तो ये 1832 में। बिहार एवं झारखंड टसर रेशम में है। असम जो है मूगा रेशम में है। स्पंज आयरन उत्पादन भारत का स्थान पहला है। भारत के किस शहर को यूएनओ ने प्राविधिक नवाचारों का ग्लोबल केंद्र घोषित किया है, तो बेंगलोर को
प्राविधिक नवाचारों का ग्लोबीय केंद्र बंगलौर हो। केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान मेंदीपारा मेघालय में है। केंद्रीय इरी रेशम संस्थान अनुसंधान मेंदीपारा पाथर मेघालय में है। नए किस्म के रेशमों का सर्वाधिक उत्पादन मणिपुर और जम्मू कश्मीर में होता है। सहजनवा जूट मिल गोरखपुर में है। अब पूछेगा केंद्रीय रेशम बोर्ड कब बना? केंद्रीय रेशम बोर्ड कब बना? 1949 में। फिर सुऊनी जो कारखाना था कानपुर में बना था, यह 1800 बल्कि 76 में। कब? 1876 में प्रथम ऊनी वस्त्रों कारखाना बना था कानपुर में। पहले से ही कानपुर हब रहा है। पश्मीना जो ऊन होता है बकरी से मिलता है और अंगोरा जो ऊन होता है खरगोश से। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड यह कहाँ है और कब स्थापित हुआ? भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची में है। 1958 में यह बना। फिर त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड है, यह नैनी में है। वही त्रिवेणी जो संगम कहते हैं, त्रिवेणी संगम, यही इसी के नाम पे है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड नैनी में है। यह 1965 में बना। नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जादवपुर यह कोलकाता में है। HMT जो कंपनी थी हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्विट्जरलैंड कंपनी के सहयोग से बनी थी बेंगलुरु में। पूछता है कौन सी कंपनी का सहयोग थी? स्विट्जरलैंड की कंपनी थी। फिर भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड, भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड विशाखापत्तनम में है। 66 में बना। तो भारी इंजीनियरिंग रांची में है। खनन एवं संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड दुर्गापुर में है। खनन एवं संबद्ध मशीनरी दुर्गापुर में है। भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स विशाखापत्तनम में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल नैनी में है। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स कर्नाटक में है। नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जादवपुर कोलकाता में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स बेंगलुरु में है स्विट्जरलैंड कंपनी के सहयोग से। फिरोजाबाद और बेलगाम कर्नाटक में है। बेलगाम यह दोनों जो हैं कांच के लिए प्रसिद्ध है। कांच उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है। एस भटनागर अवार्ड जो है नीपर देता है। IT इंडस्ट्री भारत में जैसे आधुनिक सूचना जो क्रांति का सूत्रपात प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्थर सी क्लार्क की संकल्पना से शुरू हुआ था। पूछता है एक सूचना क्रांति के जनक, तो आर्थर सी क्लार्क इनको कहा जाता है। उद्योग बंधु जो है उत्तर प्रदेश का है। यह एजेंसी है, जैसे इसमें एक एजेंसी है जो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और समस्याओं के समाधान के लिए काम करती है, उद्योग बंधु। जो वाराणसी में है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स 1964 में यह है। चितरंजन 50 में बना। चितरंजन लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड 50 में और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी 64 में। जलयान निर्माण उद्योग भारत में जो है आधुनिक जलयान निर्माण का प्रारंभ 1946 में मैसर्स सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड की स्थापना के साथ हुआ। क्या है? भारत में आधुनिक जलयान निर्माण का प्रारंभ 1946 में मैसर्स सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड की स्थापना के साथ हुआ। प्रथम जलयान
माना। उसके बाद कोचीन शिपयार्ड का निर्माण जो है यह जापान की सहायता से 1965 में हुआ, कोचीन शिपयार्ड। और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कोलकाता में है, इसकी इकाइयां हैं, एक इकाई सैकिया में है और दूसरी इकाई इसका हावड़ा में है, हावड़ा के नजीरगंज में है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो कि बंगाल में है। मझगांव है मुंबई में, जो भारतीय नौसेना के लिए जलयान बनाती है, मझगांव। इसकी इकाइयाँ नावा शेवा जो है और मैंगलोर में है। दो इकाइयाँ हैं मझगांव की, एक तो नावा शेवा में है और दूसरा मैंगलोर में। फिर गोया शिपयार्ड है लिमिटेड, वास्को डिगामा, ये भी जलयानों का निर्माण और मरम्मत करता है, 1966 में बना। फिर 1907 में कोयला, हल्दिया, बरौनी, जामनगर, इन सब में भी पेट्रो रसायन का काम होता है। ये पूछता है जामनगर तो पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रो रसायन गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ये सब है। भारत में जो है उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री इन इंडिया। देश का प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र जो है रानीपेट जो कि तमिलनाडु में है, 1906 में स्थापित किया गया था। देश का प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में स्थापित किया गया था। सिंथेटिक अमोनिया तथा अमोनियम सल्फेट का उत्पादन 1944 तथा 1947 से प्रारंभ हुआ। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में बिहार के सिंदरी में। ये पूछता है सिंदरी कहाँ है, तो बिहार में है। और कब बना? 51 में। आंध्र प्रदेश के भद्राचलम में भारत की सर्वाधिक पर्यावरणीय मित्र आईटीसी कागज बोर्ड पेपर संयंत्र स्थित है। आंध्र प्रदेश के भद्राचलम में भारत की सर्वाधिक पर्यावरण मित्र आईटीसी कागज बोर्ड पेपर संयंत्र स्थित है। अमेरिका तथा ऑस्ट्रिया के सहयोग से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा विशेष अधिक क्षेत्र में भारत का प्रथम बायोडीजल संयंत्र स्थित है। कहाँ? काकीनाडा में, आंध्रा में है काकीनाडा। लिग्नाइट जो है कोयला आधारित तमिलनाडु में है। अच्छा, एक है गैस संबद्ध आधारित परियोजना, उसको कहते हैं थाल वैसेत। ये पूछता है थाल वैसेत गैस आधारित परियोजना कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में है। उसके अलावा बबराला में है, उत्तर प्रदेश के बबराला और शाहजहाँपुर में है। जगदीशपुर, आंवला ये सब यूपी में है। इफ़को कब बना? तो 1967 में। सीमेंट उद्योग भारत में पोर्टलैंड जो है 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में इसका आविष्कार हुआ था। भारत में जो सीमेंट उद्योग है चेन्नई में 1904 में स्थापित किया गया था। सीमेंट का प्रथम संयंत्र चेन्नई में। कब? 1904 में। चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले बेतिया में, बिहार के बेतिया में 1840 में लगाया गया था। भारत में कुछ निर्यात विकास केंद्र हैं, जैसे तिरुपुर। तिरुपुर जो है हौजरी और बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तिरुपुर हौजरी और बुनाई के लिए। मुरादाबाद जो यूपी का है, ये ब्रासवेयर और हैंडीक्राफ्ट और धातु पत्र के लिए है। धातु तो हम लोग जानते हैं मुरादाबाद पीतल को, वैसे इसमें ब्रासवेयर और हैंडीक्राफ्ट के लिए भी है। सहारनपुर नक्काशी है। लुधियाना भारी मशीनरी तथा हौजरी है। सूरत रत्न और आभूषण है। पंजिम रबड़ है। पानीपत हथकरघा है। कीटनाशक उद्योग भोपाल का प्रसिद्ध है।
अलेप्पी जो केरल का है, नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान यहाँ बनते हैं। मोदी नगर जो है पूछता है रबर उद्योग के लिए है, यूपी में। जालंधर खेल का सामान है। मोन एक जगह है नागालैंड का, यह लकड़ी धातु वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मोन नलवाड़ी असोम का है, बांस आधारित वास्तु बनाए जाते हैं यहाँ। पिंजौर है, मशीन औजार यहाँ बनता है। रानीपेत अंबूर चमड़ा उद्योग। पीलीभीत काष्ठ पादुका यानी खड़ाऊ जिसे कहते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। नागपुर हस्त का उपकरण। विशाखापत्तनम मछली उत्पाद। मेरठ देखिए खेल के सामान हैं और जालंधर भी खेल का सामान है। अलीगढ़ पीतल के ताले। चमड़ा उद्योग आगरा। खुर्जा मिट्टी के बर्तन के लिए। कांचीपुरम, कांचीपुरम की साड़ियाँ प्रसिद्ध है ना, रेशम की साड़ी, कांचीपुरम रेशम। सलेम हस्त उपकरण। शिवकाशी माचिस के लिए। अम्बाला वैज्ञानिक उपकरण। अम्बाला वही हरियाणा। अम्बाला एक एरो स्टेशन भी है, वहाँ वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं। जामनगर जो है गुजरात का ब्रास पार्ट्स और पेट्रोकेमिकल्स के लिए प्रसिद्ध है। जामनगर पेट्रोकेमिकल काफ़ी पूछता है जामनगर का। राजकोट गुजरात का इंजन पंप यहाँ बनाए जाते हैं। राजकोट के इंजन पंप देखिए, इंजन की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ राजकोट लिखा रहता है। वापी अंकलेश्वर जो कि रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है गुजरात का। बटाला मशीन उपकरण है। बरेली जरी काम। भागलपुर बिहार का बुनाई का काम यहाँ प्रसिद्ध है। औद्योगिक रुग्णता क्या होती है, इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो इस समस्या पर मतलब उद्योग जो बने हैं वो सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी को रिनोवेट करने के लिए जो प्लान लाई जाती हैं टैकल करने के लिए, तो फिर कमेटी बनती हैं। जैसे 1981 में तिवारी समिति बनी थी औद्योगिक रुग्णता पर। अच्छा, भारत में कुछ बोर्ड हैं, जैसे कुटीर बोर्ड है, सिल्क बोर्ड है, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड है, सब कई बोर्ड है। जिला उद्योग केंद्र हैं। कुटीर उद्योग बोर्ड जो है 48 में बना, 1900। कुटीर उद्योग बोर्ड कब, 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में। सिल्क कब, 49 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 50 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 53 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग 54 में। केंद्रीय विक्रय संगठन 58 में। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग 56 में। लघु उद्योग विकास संगठन 54 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 90 में। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक 75 में। और जिला उद्योग केंद्र 78 में। जिला उद्योग केंद्र 78 में। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट है कुटीर उद्योग बोर्ड 48 वाला। जिला उद्योग केंद्र जो है 78 में बना, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 75 इम्पोर्टेंट है ही। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी जिसे कहते हैं 90 में बना, ये भी इम्पोर्टेंट है। खादी एवं ग्राम उद्योग 54 56। केंद्रीय विक्रय संगठन एक है, मुख्यालय जिसका चेन्नई में है, विक्रय संगठन 58 बना। और अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 53 में। हथकरघा बोर्ड 50 में। सिल्क बोर्ड 49 में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है 3 में बना, सीसीआई जिसे कहते हैं। चावला समिति इसी से संबंधित है, पूछ सकता है चावला समिति जो सीसीआई बना था किसकी सिफारिश पर या किसकी अनुशंसा पर। तो चावला समिति अशोक चावला की अध्यक्षता में इस आयोग ने 2009 में ही प्रारंभ किया अपना कार्य। देखिए स्थापित तो 2003 में हो गया था सीसीआई, लेकिन जो अपना कार्य शुरू किया वो 2009 से। और सीसीआई जो है एमआरटीपी के स्थान एमआरटीपीसी के स्थान पर आया था।
मार्केट कैप क्या होता है? तो अर्थात मार्केट कैपिटलाइजेशन से तात्पर्य कंपनी के शेयरों के सकल बाजार मूल्य, यानी जिनका जितना पूरा उनका शेयर है उसका बाजार मूल्य कितना है, उससे होता है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यह किसी अर्थव्यवस्था का वित्तीय परिपक्वता यानी फिनेंशियल जो मेच्योरिटी होती है, वह देश की कैपिटलाइजेशन क्या स्थिति को, इस सब को प्रदर्शित करता है। अब एक ओंकार गोस्वामी जो एक समिति है, इनका संबंध किससे है? पूछता है ओंकार गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो यह औद्योगिक रुग्णता के संबंध में सुझाव देने के लिए SICK में परिवर्तित कर दिया गया 93 में। ओंकार गोस्वामी समिति जो है औद्योगिक रुग्णता पर। फिर B बालकृष्णन इराडी समिति ने सुझाव क्या दिया था? तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के गठन और उसे कंपनी लॉ बोर्ड के सारे अधिकार प्रदान करने के सुझाव पर था। 2002 में बना था। पूछ सकता है कि बालकृष्ण इराडी समिति किससे संबंधित है? तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से 2000 में बना था। भारत में जो प्रथम श्रम आयोग का गठन कब हुआ? भारत में प्रथम श्रम आयोग जो बना 1966 में। कब बना? 1966 में प्रथम श्रम आयोग बना। राष्ट्रीय निवेश कोष कब बना? राष्ट्रीय निवेश कोष 2005 में बना। राष्ट्रीय निवेश कोष। फिर उसके बाद है सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश जो प्रारंभ हुआ वह 1991 से। भारत में उद्योगों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का जो आरंभ हुआ था उद्योगों के लिए, वो उद्योग अधिनियम 1991 में, 51 में बल्कि, उद्योग अधिनियम 1951 के तहत भारत में उद्योगों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू हुआ। कब? 1951, 51। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष था, वे बदलता रहता है आधार वर्ष। विशाखापत्तनम जो है यहाँ पोत निर्माण बनता है, यानी जो पोत होते हैं विशाखापत्तनम बनता है। और मुरी एक जगह है, ये एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। मुरी किसके लिए है? एल्युमिनियम के लिए। दीर्घकालीन अनाज नीति का संबंध किस अर्थशास्त्री से है? दीर्घकालीन अनाज नीति, तो दीर्घकालीन अनाज नीति का संबंध अभिजीत सेन एक समिति है उससे संबंधित है। और कौन से समिति ने समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्रों के लिए वस्तुओं को आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो ये जो है आबिद हुसैन समिति, उसने ही कहा था कि लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश। नायक जो संबंधी है, नायक समिति, इसका संबंध भारी उद्योग से है। किससे है? भारी उद्योग से। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग जो रहे हैं, कई रहे हैं। उद्योग बंधु है, पुरस्कार दिया जाता है।
भारत में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये जो हैं तुम लोग देख रहे हैं। जैसे एनबीएफसी होती है ना बैंक, तो एनबीएफसी जो है यह मांग जमा यानी डिमांड डिमांड जो डिपॉजिट्स होते हैं उसको नहीं स्वीकार करती हैं एनबीएफसी।